सालों साल तक चला ये केस और इसने कई फैमिली और कई जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। 17 फरवरी 2002 की वो रात कुछ ज्यादा ही काली थी। यूपी के शिकारपुर खुर्जा रोड पे पुलिस एक डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन में लगी हुई थी। विक्टिम की बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था और सब लोगों के मन में यही सवाल था कि ये डेड बॉडी, जो कि एक आदमी की डेड बॉडी थी, वो किसकी डेड बॉडी है और ये मर्डर किसने किया है और इतनी बेरहमी से किसने मारा कि लाश को आधा जलाकर छोड़ दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विक्टिम का नाम नीतीश कटारा था। आखिर कौन था नीतीश कटारा? स्वागत है एक और केस स्टडी, एक और एपिसोड में आप सभी का। इट इज आवर थर्ड एपिसोड आई गेस, सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ तहकीकात। तो वापस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी नीतीश की, एक बहुत ही खुश मिजाज और ओपन माइंडेड फैमिली थी नीतीश की। नीतीश के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, नीतीश की मॉम नीलम कटारा एक गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थी और नीतीश का छोटा भाई नितिन जो कि पढ़ाई कर रहा था। आखिर इस परिवार पर काली घटा क्यों छाई? आखिर नीतीश को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? तो कहानी शुरू होती है 1998 से। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नीतीश ने मास्टर्स के लिए एमबीए को चुना और तब के बहुत ही फेमस कॉलेज आईएमटी गाजियाबाद में अपना दाखिला कराया और यहीं पर उसकी मुलाकात भारती यादव से हुई। नीतीश और भारती शुरुआत में कलीग थे, फिर बाद में दोस्त बनते हैं, फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नीतीश के बैचमेट्स की माने तो नीतीश एंड भारती वर मैडली इन लव विद ईच अदर। और बोलते हैं ना, प्यार बैकग्राउंड नहीं देखता। जैसे भारती का फैमिली बैकग्राउंड नीतीश से बहुत अलग था। भारती धर्मपाल यादव की बेटी थी। अगर आपको नहीं पता धर्मपाल यादव कौन था, डीपी यादव भी बोलते थे धर्मपाल यादव को। उस समय के एक बहुत ही बड़े बाहुबली नेता जिनके पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर था, उनकी बेटी थी भारती यादव। डीपी यादव को वेस्ट यूपी का राजा कहा जाता था और उस टाइम पे इसके बाहुबल से बड़े बड़े नेता कांपते थे। उस समय शायद ही कोई ऐसा नेता था जिसके पास इतना पॉलिटिकल पावर और पैसा था। अवैध शराब, होटल चेन, फिल्म लाइन से काफी पैसा आ रहा था और अपनी पिता की इमेज की वजह से भारती इतनी अलग थी और वह इतने सिंपल आदमी नीतीश से प्यार कर बैठी। भारती ने बड़ी हेजिटेशन में अपने और नीतीश के रिलेशन के बारे में अपनी फैमिली को बताया और भारती के सभी फैमिली मेंबर्स ने उसके और नीतीश के रिलेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। डीपी यादव को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि भारती की शादी किसी दूसरे कास्ट में हो। साल था 2000 का। नीतीश ने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, उसका एमबीए खत्म हो चुका था और 2000 में दिल्ली की एक नामी कंपनी में एज अ बिजनेस एसोसिएट उसने जॉब ज्वाइन कर ली और भारती अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर वापस चली गई। लेकिन भारती और नीतीश के मिलने का सिलसिला वहां पे नहीं खत्म होता। भारती और नीतीश छुप छुप के बातें किया करते थे, फोन पे बातें किया करते थे, छुप छुप के मिला करते थे। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए और साल आया 2002 का, जब नीतीश और भारती एक कॉमन फ्रेंड थी जो उनकी शिबानी गौड़, उनकी शादी में मिलते हैं दोबारा। इस शादी में नीतीश अपने दोस्त के साथ आया हुआ था और भारती यादव आई हुई थी अपने 2 भाइयों के साथ, विकास और विशाल यादव के साथ। विकास यादव भारती का सगा भाई था और विशाल यादव जो था वो भारती का चचेरा भाई था। यानी कि लेमैन लैंग्वेज में बोले तो डीपी यादव का भतीजा विशाल यादव और विकास यादव डीपी यादव का जो बेटा था। शादी का फंक्शन चालू था। नीतीश और भारती एक दूसरे से काफी करीब आ रहे थे, साथ में डांस करना, एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ भारती यादव के भाई विशाल और विकास एक कोने में ये होता हुआ देख रहे थे। इन दोनों भाइयों के लिए कानून तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। कानून तोड़ना इन दोनों भाइयों के लिए चुटकी बजाने जैसा था। एक सिक्योरिटी गार्ड की माने तो उस रात, शादी के रात 12:30 बजे विकास, विशाल, नीतीश और एक और बंदा जिसका नाम सुखदेव पहलवान था, इन चारों को उस गार्ड ने एक काली सफारी में
12:30 बजे शादी वाले वेन्यू से जाते हुए देखा। यह बोलना गलत नहीं होगा कि विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान ने नीतीश को रात 12:30 बजे शादी की वेन्यू से किडनैप कर लिया था। वेन्यू से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर नीतीश को गाड़ी से उतारा इन तीनों ने। नीतीश के ऊपर बेरहमी से वार करने लगे। नीतीश उस समय चीख रहा होगा। विकास यादव, जिसके सर पर पैसे और पॉलिटिकल पावर का इतना घमंड सवार था कि नीतीश की चीखें उसकी कानों में नहीं पड़ रही थी, और गुस्से से पागल विकास ने अपनी सफारी गाड़ी से हथौड़ा निकाला और नीतीश के ऊपर बेरहमी से वार किया। सोर्सेस की माने तो नीतीश की सांसें अभी भी चल रही थी। फिर विकास ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और नीतीश के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया, और 17 फरवरी को उसकी लाश पुलिस को मिली। 18 फरवरी 2002 को नीतीश का पोस्टमार्टम हुआ और 20 फरवरी को नीतीश की मां को बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया। नीतीश की मां नीलम कटारा ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया। पुलिस को नीतीश की डेड बॉडी के पास से एक रिस्ट वॉच मिली थी। नीलम कटारा ने आइडेंटिफाई किया कि वह वॉच नीतीश की थी। आप सबने देखा होगा या महसूस किया होगा एक मां की ममता को। और नीतीश की मॉम नीलम अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर कंपेयर करती हैं कि क्या ये उन्हीं का बेटा है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ हाथ ही थे जो नहीं जले हुए थे। किसी माँ के लिए ये एक बहुत भयानक मंजर रहा होगा। वो अपने बेटे की जली हुई लाश को आइडेंटिफाई कर रही थी। ऐसी सिचुएशन में इंसान को एक धक्का सा लगता है और उसको लगता है कि उसका सब कुछ खो गया है। लेकिन नीलम कटारा बहुत डिटरमाइंड थी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है, दोषियों का दोष साबित करने में अरसे लग जाते हैं, और अगर ऑपोजिशन में डीपी यादव जैसा कोई हो तो ये काम अंगार पे चलने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 23 अप्रैल 2002 को इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने विकास और विशाल को एमपी के डबरा शहर से गिरफ्तार किया, और ओरिजिनल स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा था कि विकास और विशाल ने ही नीतीश का मर्डर किया है, और विकास और विशाल ने कन्फेस भी किया है कि उन्होंने ही नीतीश का मर्डर किया है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन पर इंस्पेक्टर भदौरिया का स्टेटमेंट बदल गया, और बाद में इंस्पेक्टर भदौरिया डीपी यादव के बिजनेस पार्टनर हो गए। यह केस बिल्कुल एक बॉलीवुड की फिल्म की तरह चल रहा था। डीपी यादव ने सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लॉयर्स को भी खरीद लिया। नीलम कटारा के जो लॉयर थे उन्होंने भारती यादव का नाम विटनेस की लिस्ट से ही हटा दिया, और डीपी यादव ने नीलम कटारा को कोर्ट की प्रोसीडिंग से बैन करा दिया। एक मां जिसके बेटे का मर्डर हुआ है उसको अपने ही बेटे के केस की प्रोसीडिंग ही नहीं देखने दे रहे लोग। पर नीलम कटारा, जो कि अपने बेटे को खो चुकी थी, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। 23 अगस्त 2002 को नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और नीतीश का केस गाजियाबाद से दिल्ली में ट्रांसफर करा दिया। अब डीपी यादव की पावर जो थी इनफेक्टिव हो रही थी। डीपी यादव नाम का जो ऊंट था वो धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। 23 नवंबर 2002 को दिल्ली कोर्ट ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान के ऊपर चार्जेस लगाए। ये सुखदेव पहलवान, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सुखदेव पहलवान वो बंदा था जिसको विकास ने नीतीश को मारने के लिए और नीतीश को मार के ठिकाने के लिए हायर किया था। लेकिन कोर्ट को इंतजार था भारती यादव के स्टेटमेंट का। 7 अप्रैल 2003 को भारती यादव को नोटिस गया कोर्ट की तरफ से कि वो कोर्ट में पेश हों और अपना स्टेटमेंट दें। लेकिन जब कोर्ट ने समन जारी किया, जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया, तो कोर्ट को वापस ये पता चला भारती यादव लंदन जा चुकी हैं। समन जाते रहे, भारती वापस नहीं आई। 3 साल लगातार अपील करने पे भारती यादव के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर किया पासपोर्ट कैंसिलेशन का। भारती यादव वापस आती हैं, लेकिन उसने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि नीतीश और वो सिर्फ दोस्त, महज एक दोस्त थे। ऐसा लग रहा था कि डीपी यादव ने भारती के प्यार को खरीद लिया है, लेकिन डीपी यादव का एम्पायर एक मां के हौसले को खरीदने के लिए छोटा पड़ गया। अजय कुमार, एक सबसे वाइटल एविडेंस, जो कि गार्ड का काम कर रहे थे उस शादी के वेन्यू में,
उन्होंने विकास, विशाल और सुखदेव को नीतीश कटारा को किडनैप करते हुए देखा था। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं बदली। जाहिर सी बात है, अजय कुमार की कोई फाइनेंशियल कंडीशन उस इंस्पेक्टर भदौरिया से अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अजय कुमार के ज़मीर ने ये इजाज़त नहीं दी कि वो सच का साथ ना दे। अजय कुमार को धमकी मिलती है, लेकिन अजय कुमार ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 28 मई 2007 को किडनैपिंग, मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल एविडेंस के केस में इन तीनों विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की यादव परिवार ने, लेकिन डीएचसी ने अपहोल्ड की सजा और इसे ऑनर किलिंग का केस बताया। दिल्ली हाई कोर्ट में यादव परिवार ने दोबारा री अपील की अगेंस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस बार विकास और विशाल को 25-25 साल की सजा और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जितना मुझे सुनाई दिया पीछे, वो ये है कि इनकी सजा जो दी गई थी मर्डर के लिए हाईकोर्ट में जो दी थी, लाइफ फॉर 25 इयर्स विदाउट रिमिशन विकास के लिए और 20 साल पहलवान के लिए वो मेंटेन रहेगी। इन सभी सालों में नीलम कटारा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नीतीश के फादर की डेथ हो जाती है इन केसेस के बीच में, और वो अपने बेटे को खोने के सदमे से कभी नहीं उभर पाते। इसी बीच डीपी यादव का भी डाउनफॉल चालू होता है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। 28 फरवरी 2015 को डीपी यादव को सांसद भाटी के मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। यह स्टोरी एक मोटिवेशन है और यह हमें बताती है कि सिस्टम में दो तरीके के लोग हैं, एक जो सिस्टम में घुस के उसको अपने इशारों पे नचाते हैं, विकास, विशाल और डीपी यादव जैसे, और कुछ होते हैं नीलम कटारा और अजय कुमार जैसे, जो सच के लिए सिस्टम से लड़ जाते हैं। आपको, मुझको, हम सभी को नीलम कटारा, अजय कुमार जैसी पर्सनालिटी से सीख लेने की जरूरत है। और क्योंकि शायद हम अपने को कितना कमजोर समझते हैं एक महिला के रूप में, उस पर डिपेंड करता है कि और लोग हमें कैसे परसीव करते हैं। हमारे अपने अनुभव भी महिलाओं के लिए, माँ के लिए बहुत संभव है, तो शायद वो मेरी ताकत था। थैंक यू फॉर मेकिंग इट टिल द एंड। आई एम वेरी मच ओपन टू सजेशन। आप सभी के सजेशन से मुझे आए दिन नए केसेस के बारे में पता चलता है, एंड आप कमेंट में अपने सजेशंस सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना सोशल मीडिया का लिंक कर दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहां पे भी सजेस्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए सेफ रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तहकीकात।